राक्षस का किला पार्ट 2। थोड़ी देर बाद उसके खर्राटों से किला प्रतिध्वनित हो उठा। ध्वनि ने राक्षस के खर्राटों की आवाज़ सुनी। उसे और भी कुछ सुनने में आया तो उसने चुटकी बजाते हुए कहा, इसके खर्राटे की भयंकर ध्वनि के साथ साथ मुझे एक स्त्री का रोदन भी सुनाई पड़ रहा है। शौरी तुरंत उठा और सब कमरों को पार करता हुआ आखिरी कमरे में पहुंचा। उस कमरे की खिड़की के पास वह खड़ा हो गया और उसने देखा कि एक सुंदर कन्या चांदनी को देख रही है और रोए जा रही है। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा। उसके पहने हुए कपड़े, गले में डाले हुए मोतियों का हार तथा अन्य अलंकारों को देखते हुए लग रहा था कि वह अवश्य ही कोई राजकुमारी है। शौर्य को देखते ही वह भय से कांप उठी। शौर्य ने बड़े ही मृदुता से उससे कहा, डरिए मत, आप कौन है? आपकी सहायता के लिए ही यहाँ आया हूँ। धीरज बांधती हुई वह कन्या बोली, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। नाम है रति। 4 दिनों के पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ के ऊपर के मंदिर में पूजा करने आई थी। राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और आकाश मार्ग से मुझे इस किले में लाकर बंदी बना दिया। वह कहता है मेरा बेटा मन्मथ की तरह मोहक रूप वाला है। वह हट करता है कि अगर शादी करूँगा तो किसी राजकुमारी से ही करूँगा। परंतु बूढ़ा राक्षस नहीं चाहता कि बूढ़ा राक्षस नहीं चाहता कि उसके बेटे की शादी किसी राजकुमारी से हो। उसकी तो यही तीव्र इच्छा है कि ऐसी बहू आए जो उसे स्वादिष्ट मांसाहार खिलाए, खूब मेहनत करे। इस विषय को लेकर पिता और बेटे में झगड़ा हुआ। वह मनमथ कहीं चला गया। अपने इकलौते बेटे का बिछोहा राक्षस से सहा नहीं गया, इसलिए राजकुमारी को यानी मुझे उठा ले आया। वह चाहता है कि बेटा जैसा ही वापस आएगा मेरी शादी उससे करा दूं। शौरी ने सब कुछ सुना और जाना। उसने राजकुमारी को आश्वासन दिया, भयभीत न होना। सूर्योदय के साथ साथ इस राक्षस से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। फिर वह उन तीनों कुरूपियों के पास आया। सुबह होते ही बूढ़ा राक्षस भूलकर बिना सींगों व नाखून के उसके पास आया और बोला, मेरा लाडला बेटा कहाँ है? तुमसे क्या बताया है, बोलो। शौरी ने झुककर राक्षस को नमस्कार किया और कहा, हे राक्षसोत्तम, अपने पुत्र के शोक में रात ही रात सींग और नाखून गायब हो गए हैं। आपका पितृप्रेम सराहनीय है। राक्षस ने अपने सिर को टटोलकर देखा तो उसे मालूम हो गया कि वहाँ सींगे नहीं है। हाथ देखे तो नाखून नहीं है। तो वह एकदम घबरा गया, पर दूसरे ही क्षण झूठा क्रोध जताते हुए बोला, तुम्हें और तुम्हारे इन भद्दे मित्रों को क्षमा करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे लाडले पुत्र के मित्र हो। अब बोलो, मेरा बेटा कहाँ है? वह हुंकारते हुए उन्हें डांटना चाहता था, पर उसके बदले खांसने लगा। शौर्य ने कहा, आपका बेटा जानना चाहता है कि उसकी शादी आप राजकुमारी से करेंगे या नहीं। उसने यह राज जानने के लिए हमें यहाँ भेजा है। अगर राजकुमारी से उसकी शादी नहीं कराएंगे तो उसने कहा कि वह बीच समुद्र में डूबकर अपनी जान दे देगा। यह सुनते ही राक्षस ने अपने कान बंद करते हुए कहा, अशुभ बातें मत कर। उसके लिए राजकुमारी को लाकर किले में बंद कर रखा है। मेरे मनोहर रूप वाले बेटे से बोलो कि वह तुरंत यहाँ आ जाए। अगर यह बात मालूम होती तो कल रात ही वह यहाँ आया होता। पहाड़ के नीचे की गुफा में पत्थरों कर सोने की तकलीफ से बचता। शौरी ने कहा, क्या कहा? मेरा बेटा पहाड़ के नीचे की गुफा में है? कहता हुआ बूढ़ा राक्षस खुशी खुशी पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसके पीछे पीछे शौरी और उसके तीनों दोस्त भी नीचे उतरे। ताली बजाते हुए राक्षस जब गुफा में गया तब शौरी ने शक्ति को इशारा किया। उसने आंखों से इशारा क्या किया, एक बड़े चट्टान से गुफा का द्वार ढक गया। तब चारों राजकुमारी के पास गए और उससे उसकी विमुक्ति का समाचार सुनाया। राजकुमारी ने जब पूछा तो शौरी ने अपने बारे में सब कुछ बताया और यह भी बताया कि घर से निकलने का उसका क्या उद्देश्य है। सब कुछ सुनकर राजकुमारी आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, लगता है यह सब एक सपना है।
एक राजा में जो अक्लमंदी, साहस, सुंदरता तथा समयस्फूर्ति होने चाहिए, वे सब तुम में मौजूद है। कहती हुई लज्जा से उसने अपना सिर झुका लिया। फिर पांचों पहाड़ से उतरकर नीचे आ रहे थे तो ध्वनि ने उनको रोका और कहा, हाथी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। शक्ति ने यह सुनते ही कहा, हाथियों से मैं बहुत डरता हूँ। अरे दृष्टि, जरा बता तो सही वह कहाँ है। एक चट्टान गिराकर उसके कुंभस्थल को तोड़ डालता हूँ। दृष्टि ने उस तरफ देखा और कहा, आने वाला वह हाथी पालतू है। उसके ऊपर जो अंबारी है उस पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसके सिर पर लाल पगड़ी है। उसकी छोटी छोटी सफ़ेद मूछें हैं। बगल में अश्वारूढ़ होकर भाले हाथ में लिए हुए कुछ सैनिक हैं। उसके पीछे टिठोरा पीटते हुए कुछ लोग भी आ रहे हैं। राजकुमारी ने फौरन बताया, तब तो वे महामंत्री अभय वर्मा होंगे। उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। तब तक मौन धारण किए हुए शौरी ने कहा, राजकुमारी, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अब अपने मंत्री के साथ अपना नगर पहुंच सकती है। मैं और मेरे दोस्त राजधानी जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि राजा के दरबार में अवश्य ही मुझे नौकरी मिलेगी। उसके बाद अपने इन शक्तिशाली मित्रों के लिए भी नौकरी ढूंढूंगा। राजकुमारी ने झूठी नाराजी से शौरी को देखा, फिर पेड़ों से निकलती हुई हाथी की ओर तेजी से चली गई। 15 मिनटों के अंदर मंत्री अभय वर्मा वहां आया। हाथी से उतरा और शौरी के पास आकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, देशभक्ति तुम में कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए तुमने सैनिक बनने की ठानी है। तुम राजकुमारी से विवाह करोगे और हमारे महाराज के बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। तुमने राक्षस पर ही विजय नहीं पाई, बल्कि हमारी राजकुमारी के हृदय को भी चुराया है। इसलिए भविष्य में तुम ही इस राज्य के राजा हो। कहानी को लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।